कैपिटल स्ट्रक्चर में ही हम आगे चलते हैं, यानी फंक्शनल जो आपका मैनेजमेंट चल रहा था उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर को में हमने जो बातें देखी, अब आगे हम देखते हैं कि इन सब बातों को पढ़ने के बाद या ध्यान में रखने के बाद ऐसी कौन सी आदर्श या अनुकूलतम पूंजी संरचना होनी चाहिए जो कि एक आदर्श व्यवसाय में लाभ भी देती रहे और अनुकूल व्यवस्था उसकी बनी रहे, यानी आइडियल और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। आदर्श और संतुलित पूंजी संरचना का मतलब संस्था द्वारा जारी किए जाने वाली प्रतिभूतियों के उस मिश्रण से लगाया जाता है जो संस्था को पूंजी की लागत को न्यूनतम तथा संस्था के अंशों को मूल्य को अधिकतम बनाए रखता है। यानी आदर्श पूंजी संरचना तब कही जाएगी जब संस्था अपने विभिन्न दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों तथा समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋणों को, इन सब को ऐसे अनुपातों में उपयोग करें ताकि संस्था को न्यूनतम लागत पर वित्त उपलब्ध हो और अंश पूंजी पर अधिकाधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। आदर्श और संतुलित पूंजी निर्धारण करना एक सरल कार्य नहीं है। इसके बारे में भी हमें बहुत सारी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। यानी अगर आप एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को अपनाना चाहते हैं तो उनमें कुछ गुण होने चाहिए। वो क्या है? सबसे पहला सिंप्लिसिटी यानी सरलता। आदर्श पूंजी संरचना में सरलता का गुण अवश्य होना चाहिए। अगर जटिल पूंजी संरचना विनियोजक हम रखते हैं तो विनियोजक दुविधा में पड़ जाते हैं और पूंजी प्राप्त करना कठिन हो जाता है। अतः प्रत्येक संस्था को प्रारंभ में कुछ ही प्रकार की प्रतिभूतियों का निर्गमित करना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे हम प्रतिभूतियों में विभिन्नता ला सकते हैं। इससे जो विनियोजक हैं यानी इन्वेस्टर्स हैं उनका विश्वास बढ़ेगा और पूंजी प्राप्त करना भी आसान हो जाएगा। सेकंड, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए यानी लोचशीलता। पूंजी संरचना में लोचशीलता का गुण भी होना आवश्यक है। इसकी आवश्यकता अनुसार पूंजी संरचना में आसानी से लाभ परिवर्तन संशोधन करना संभव हो सकेगा। इस गुण में आवश्यकता अनुसार पूंजी में कमी या वृद्धि करने में किसी भी प्रकार की सुविधा हो सकती है, असुविधा नहीं होगी। थर्ड है मिनिमम कॉस्ट यानी न्यूनतम लागत। ये सबसे इम्पॉर्टेंट गुण है कि पूंजी न्यूनतम मूल्य पर प्राप्त की जा सके, इस तरह की पूंजी संरचना होनी चाहिए। तो पूंजी संरचना का निर्माण करते समय पूंजी के विभिन्न स्रोतों पर आने वाले खर्चों को ध्यान में रखना चाहिए। इन खर्चों में ब्याज, लाभांश, अभिगोपन, दलाली, विज्ञापन, प्रॉस्पेक्टस एक्सपेंसेस, हस्तांतरण के खर्चे, ब्याज, लाभांश के भुगतान खर्चे आदि प्रमुख होते हैं। इन खर्चों में ध्यान में रखकर ही वित्तीय स्रोत की लागत की गणना करनी चाहिए तथा पूंजी की संरचना का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है मिनिमम रिस्क यानी न्यूनतम जोखिम। प्रत्येक संस्था के साथ जोखिमें तो जुड़ी ही होती हैं और प्रतिस्पर्धा बढ़ना, करों की दरों में बढ़ना, ब्याज दरों का, व्यवसाय की लागतों में वृद्धि होना, माल के मांग में परिवर्तन होना, ये सब इतने इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके कारण बिजनेस की जोखिम बढ़ती जाती है। अतः पूंजी संरचना का निर्माण इस तरह से होना चाहिए कि अगर इस तरह के बदलाव हों तो इन तरह के जोखिमों को प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम अर्निंग ऑन इक्विटी कैपिटल, समता अंश पूंजी पर अधिकतम आय। ये हम सब जानते हैं कि समता अंश पूंजी धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। अतः पूंजी संरचना बनाते समय प्रबंधकों को अपने स्वामियों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए पूंजी संरचना ऐसी बनाई जानी चाहिए जिससे कि अंश आय यानी EPS, अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ सके। नेक्स्ट इसमें आता है मैक्सिमम कंट्रोल। सामान्यतः समता अंशधारियों पर ही व्यवसाय में नियंत्रण होता है, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल पर प्रवर्तकों या डायरेक्टर्स जो है उनका नियंत्रण होता है, जिसके कारण व्यवसाय में हमेशा नियंत्रण ही बना रहता है और धीरे धीरे जो अंशों के धारित किए हैं उनके प्रतिशत गिरने लगता है, जिसके कारण संस्था से नियंत्रण समाप्त हो जाता है। तो प्रवर्तकों और संचालकों द्वारा समता अंशों का प्रतिशत गलत पूंजी की सूचना के कारण गिर सकता है। इसलिए यहाँ पर ये भी योजना
जो है यानी अधिकतम जो नियंत्रण है उसको नियंत्रण को कम किया जा सकता है। यानी अगर वो कम करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शेयर होल्डर्स बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है इन ट्यून विद द गवर्नमेंट रूल्स एंड लॉज, यानी सरकारी कानून और नियमों के अनुरूप। पूंजी संरचना कभी आदर्श और व्यवहारिक तभी हो सकेगी जब हम उन सरकारी नियमों और कानूनों के अनुरूप उनका संरचना कर सकें। भारत के पूंजी नियंत्रक निर्गमन नियंत्रण अधिनियम बना हुआ है, जिसके अंतर्गत समता अंश पूंजी, ऋण पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी आदि के निर्णय के लिए मार्गदर्शक बातें निर्धारित है। अतः पूंजी संरचना में इन सबके लॉज का और रूल्स का ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है अट्रैक्शन फॉर इन्वेस्टर्स, यानी पूंजी संरचना में ये भी एक गुण है कि हमें अट्रैक्ट करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। यदि पूंजी संरचना में विनियोजक आकर्षित नहीं होते हैं तो उस पूंजी संरचना का कोई महत्व नहीं होता है। अतः पूंजी संरचना हेतु विनियोजकों को आमंत्रित किया जा सकता है। इसके आकर्षण के पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और सामान्यतः उन प्रतिभूतियों के प्रति ज़्यादा आकर्षित करते हैं जिसमें वित्त की सुरक्षा, आय की नियमितता और पूंजी अभिवृद्धि के अधिक अवसर उपलब्ध हो। अतः पूंजी संरचना में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है लिक्विडिटी, यानी तरलता। पूंजी की संरचना ऐसी होनी चाहिए जिसमें संस्था की तरलता भी बनी रहे। अतः संस्था पर ऐसे ऋण पत्र जारी किए जा सकते हैं जिन्हें बाजार में पुनः क्रय किया जा सके। आवश्यकता पड़ने पर पुनः बाजार विक्रय करने पर बाय बैक क्लॉज वाले ऋण पत्र निर्गमन की प्रथा आजकल ज़्यादा बढ़ती भी जा रही है। इसी में हम लास्ट लेंगे फुल यूटिलाइजेशन। पूंजी का पूंजीकरण करते समय यह बात सबसे ज़्यादा अधिक ध्यान में रखनी चाहिए कि प्राप्त धन का पूर्ण उपयोग किया जाए। यानी पूंजी संरचना में ना तो अल्प पूंजीकरण होना चाहिए और ना ही अति पूंजीकरण। उचित पूंजीकरण होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक वित्त उपलब्ध नहीं रहना चाहिए और आवश्यकता से कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमने देखा कि ऑप्टिमम जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या हो सकता है। अब हम देखते हैं कि पूरे पूंजी संरचना संबंधी प्रबंधकीय नीतियाँ या पूंजी संरचना में क्या प्रबंधकीय नीतियाँ अपनाई जाती हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कैपिटल गियरिंग और कैपिटल लीवरेज, यानी पूंजी दंतीकरण या पूंजी लीवरेज। पूंजी दंतीकरण हम समता अंश पूंजी और स्थिर लागतों वाली पूंजी के अनुपात को व्यक्त करता है। यानी पूंजी दंतीकरण दो प्रकार का होता है, उच्च दंतीकरण, निम्न दंतीकरण। जब संस्था में समता अंश की मात्रा ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी से कम होती है तो वो उच्च दंतीकरण की स्थिति होती है। इसके अपोजिट जब समता अंश की पूंजी मात्रा ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंशों से अधिक होती है तो यह निम्न दंतीकरण होता है। तो इस प्रकार व्यापारियों को यानी प्रबंधकों को जो ये ट्रेड साइकिल होता है इसकी स्थिति को ध्यान में रखकर ही स्थायी लागत और समता अंश पूंजी का अनुपात तय करना चाहिए। यदि बाजार में तेजी काल है तो व्यवसाय में अच्छे लाभ होते हैं। ऐसी स्थिति में उच्च पूंजी दंतीकरण अपनाया जा सकता है। तेजी काल में लाभ अधिक होते हैं, अतः स्थायी लागतों वाली पूंजी यानी पूर्वाधिकार अंश और डिवेंचर्स बढ़ाए जा सकते हैं। तभी अंशधारियों को अधिक लाभों और लाभान्वित करके संस्था की ख्याति का निर्णय किया जा सकता है। किंतु बाजार में अगर मंदी की स्थिति है तो संस्था के लाभ जो है वो अनिश्चित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में समता पूंजी पर निर्भर रहना ही उपयुक्त होता है। स्थायी लागतों वाली पूंजी के कम निर्भर रहकर प्रबंधक संस्था की आर्थिक स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हैं। और संक्षेप में कहें तो हम मंदी काल में हम निम्न दंतीकरण को अपना सकते हैं। इससे क्या लाभ होगा कि पूंजी दंतीकरण को ज्ञात करके हम न्यूनतम लागत पर पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी संस्था पूंजी के स्रोतों पर अनुमान तय कर सकती है। उच्चावचनों को नियंत्रित किया जा सकता है। सेकंड इसमें आता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यानी समता पर व्यापार
यहाँ पर समता का आशय समता पूंजी और स्वामियों की पूंजी से है, जबकि व्यापार में आशय लाभ कमाने से है। इसका मतलब ये हुआ कि समता अंश पूंजी में लाभ कमाने की युक्ति को समता पर व्यापार कहते हैं। जब संस्था के प्रबंधक या डायरेक्टर अपनी धारित समता अंशों पर अधिकाधिक लाभ कमाने के लिए संस्था की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋणों और ऋण पत्रों को पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन पर निर्भर रहते हैं, तो उसे समता पर व्यापार कहा जाता है। ऐसी नीति वाले डायरेक्टर संस्थाओं को के द्वारा समता पूंजी कम रखी जाती है तथा स्थायी लागत और दीर्घकालीन प्रतिभूतियां अधिक जारी की जाती हैं। तो ये जो है वो आपका पॉइंट जो है, इसमें डायरेक्टर और इसमें प्रबंधकों का ज़्यादा रोल होता है। इस तरह से व्यवसाय का आयकर की ऋण की लागत से अधिक होती है, तो इससे अतिरिक्त आय का लाभ भी केवल समता अंशधारियों से को ही प्राप्त होता है। अतः समता ही एक पर व्यापार एक ऐसी युक्ति है जिसमें स्थायी पूंजी वाली प्रतिभूतियों से पूंजी प्राप्त करके समता पूंजी पर अधिक आय प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। समता व्यापार के लाभ ये होंगे कि एक तो अधिक लाभांश जो है वो जारी किया जा सकता है। संचालक समता अंशों को बढ़ाकर अपने लाभांशों में वृद्धि कर सकते हैं। सेकंड, वित्तीय साधनों पर नियंत्रण। समता पर व्यापार करने से प्रवर्तक अपने वित्तीय साधनों पर अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड, इसमें बिजनेस पर अच्छी तरह, क्योंकि सारा सब कुछ डिपेंड डायरेक्टर और मैनेजर पर ही होता है, तो इसमें बिजनेस पर अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है या पूर्ण नियंत्रण रख सकते हैं, क्योंकि समता अंशधारियों को केवल मतदान देने पर अधिकार होता है। इसके अलावा ऋणों पर ब्याज के भुगतान के बाद जो बचे हुए लाभ हैं उन्हीं पर कर लगता है, तो कर भार में भी कमी आती है। तो ये आपका है जो कि समता पर व्यापार। अब हम देखते हैं कि वित्त की आवश्यकता या महत्व क्या है। वित्त की आवश्यकता या महत्व में हम ये देखेंगे कि क्या ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना भी काम किया जा सकता है, या इसके अगर हम इसको नहीं करें, वित्त अगर नहीं हो तो बिज़नेस पर इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये हम देख सकते हैं। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखें जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब इतना सब कुछ करने के बाद हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि पूंजी संरचना के विकल्पों का भी हम एवैल्यूएशन कर लेते हैं। पूंजी संरचना के एवैल्यूएशन जब किया जाता है तो इसके कुछ विकल्प भी हैं, जैसे पूंजी संरचना में जिसमें समता अंश पूंजी होती है, पूंजी संरचना जिसमें समता और पूर्वाधिकार अंश दोनों ही होते हैं, पूंजी संरचना अंश जिसमें समता, पूर्वाधिकार अंश और ऋणपत्र सभी होते हैं। तो केवल समता जो पूंजी है उसमें ये है कि उसके ये कारण है कि कई प्रवर्तक अधिकांश पूंजी इसी का विनियोग करते हैं। जनता से अनिश्चित भविष्य वाली कंपनी का अंश खरीदना कम पसंद करती है। वित्तीय संस्थाएं, बैंक अपना धन स्थायी आय की प्रतिभूतियों में लगाना पसंद करती है। और थर्ड, इसमें कि समता अंशों को केवल तेजी के दौर में ही बेचना सरल है, सामान्य परिस्थितियों में नहीं। दूसरी स्थिति आती है समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। जब दोनों अंश उसमें लगे हुए हों संस्था में, तो पूर्वाधिकार अंश जारी करके कई कंपनियां अपने प्रारंभिक खर्चों को आसानी से धन से प्राप्त कर सकती है। इसके कई कारण हैं, जैसे कोई भी वित्तीय संस्था तथा बैंक भी ले लेते हैं, क्योंकि निश्चित लाभांश की गारंटी होती है। इन अंशों का निश्चित अवधि के बाद शोधन हो जाता है, अतः विनियोजकों को तरलता का लाभ मिलता है। जोखिम उठाने की क्षमता नहीं रखने वाले विनियोजक भी इसमें आसानी से धन विनियोग कर देते हैं। इनको जारी रखने के लिए कंपनी की संपत्तियों को मोर्टगेज नहीं रखना पड़ता है। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश जारी करके विनियोजकों को पूंजी में अभिवृद्धि का लालच भी दिया जा सकता है। थर्ड, इसमें आता है समता के साथ ऋण पत्र या ऋण। कई कंपनियां समता अंशों के साथ ऋण पत्र भी जारी करती है या ऋण लेती है, किंतु इस धन का उपयोग तभी करना चाहिए जब व्यवसाय के नियमित रूप में पर्याप्त रूप से लाभ हो रहे हों। कई संस्थाएं, अपर्याप्त लाभों वाली संस्थाएं ऋण पत्र जारी करती हैं तो उन्हें कठिनाई आती है। उनके पास पर्याप्त संपत्तियां नहीं होती जिन्हें कि ऋण पत्र के लिए मोर्टगेज रखा जा सके।
ऋणपत्र और ऋणों पर दिए जाने वाले ब्याज, आयकर आदि के अंतर्गत व्यावसायिक खर्च इसको माना जाता है। अतः इस खर्च को घटाने से आयकर में राहत मिलती है। तो कई कंपनियां वित्तीय संरचना में ऋणपत्रों को भी बहुत महत्व देती हैं। पूंजी के विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को चुनाव देने से अनेक लाभ होते हैं, किंतु प्रतिवर्ष आय एक ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक रूप से प्रभावित करता है, और अकेले यही तत्व को ध्यान में रखें तो पूंजी संरचना का विकल्प चुनाव किया जा सकता है। तो इस तरह का हमने समझा कि पूंजी संरचना में जब ऋण पूंजी होती है तो प्रति अंश भाव अधिक हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि ऋण पूंजी समता अंशों की तुलना में सस्ता साधन है। इसके अतिरिक्त ऋण राशि पर देय संस्था की आय में कटौती की जा सकती है, जिससे आयकर में बचत होती है। और यदि देय आयकर यानी EPS की दर बढ़ जाती है तो इस प्रकार की पूंजी संरचना में इसका अनुपात बढ़ता है, तो प्रति सामान्यतः अंश पूंजी जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसा एक निश्चित अनुपात तभी संभव हो सकता है। अतः ऋणों तथा समता अंश पूंजी का मिश्रण इस सीमा तक ही उपयुक्त रहता है जिस सीमा तक उसको आय बढ़ानी होती है या प्रति अंश की आय में न्यूनतम कमी करनी हो।